इनुनाकी विलेज जापान का एक ऐसा गांव जिसे लोग कर्स्ड मानते हैं और जापान में इसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भी गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इनुनाकी टनल से गुजर रहे हैं तो वहां से एक छोटा रास्ता इनुनाकी विलेज तक जाता है एंड सिंस ये रास्ता काफी छोटा और छिपा हुआ है तो इसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है। विलेज के एंट्रेंस पे ही आपको एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पॉइंट के आगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज काम नहीं करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पे आपको एक टूटा हुआ घर मिलेगा और उसी के सामने एक कपल की डेड बॉडी के रिमेन्स हैं और ये कपल सालों पहले इस विलेज में गलती से एंटर कर गए थे और कभी वापस नहीं आ पाए। अगर आप फिर भी और आगे जाते हैं तो आपको कई ऐसे डेडली ट्रैप्स मिलेंगे जो कि आपकी जान ले लेंगे और इसके भी आगे बच निकलने पर आपको इस डेडली टाउन के लोग मिलेंगे जो कि आपको पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे। इनुनाकी विलेज में लोग मर चुके हैं और यहाँ बस उनकी इविल स्पिरिट्स घुमा करती है जो कि अपने विलेज में किसी भी विजिटर का आना पसंद नहीं करती। इनुनाकी विलेज आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड है और इसकी एग्जिस्टेंस पे कई सवाल उठते हैं। नाउ मेरे द्वारा रिसेंटली एक्सप्लेन करी गई हाउलिंग मूवी में हमने देखा था कि इनुनाकी विलेज में एंटर करके लोग एक टाइम पोर्टल से गुजरते हैं जिससे वो उस समय में पहुंच जाते हैं जब वो विलेज एग्जिस्ट किया करता था। इनुनाकी टनल के टाइम पोर्टल होने की थियरी से जुड़ा एक काफी मशहूर किस्सा उस इंसान का है जिसने सबसे पहले इस विलेज के बारे में लोगों को डिटेल में बताया था। तो ये बात सन 1999 की है जब जापान के एक टेली नेटवर्किंग कंपनी के पास एक एनोनिमस लेटर आया जिसका टाइटल था द विलेज इन जापान दैट इजंट अ पार्ट ऑफ जापान, यानी कि एक ऐसा जापानीज गांव जो कि जापान का हिस्सा नहीं है। इस लेटर में इनुनाकी के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया था वही आज तक इनुनाकी विलेज का लेजेंड बनकर जिंदा है। अब ये लेटर किसने भेजा था, क्यों और कहां से भेजा था, इस सब का ना तो कोई पता लगा पाया है ना ही किसी को इसकी कोई खबर है। लोगों को बस इतना ही क्लियर है कि इस लेटर में यूज्ड स्क्रिप्चर्स ओल्ड जापानीज स्क्रिप्चर्स थे और इस इंसान ने अपने लेटर में इनुनाकी विलेज तक जाने वाले पाथ के बारे में डिटेल में बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम इनुनाकी टनल के पास ही एक स्मॉल पाथ है जो कि टनल के अंदर से होते हुए जाता है जो कि छोटा होते चला जाता है। इसके एंड पर एक विलेज है जो कि मैप्स पर एग्जिस्ट नहीं करता और वहीं पर वो साइन बोर्ड लगा है जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। नाउ इस साइन बोर्ड को पार करने के बाद इनुनाकी विलेज आ जाता है। लेटर में उस पर्सन ने लोगों को यह भी बताया है कि इनुनाकी के विलेजर्स इनसेन हैं और वो लोग कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते रहते हैं। उन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनके विलेज में कोई भी एंटर करे और इसीलिए वो लोग किसी भी विजिटर को अपने यहाँ आने के बाद जिंदा नहीं जाने देते। उस पर्सन ने टेली नेटवर्किंग से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग खुद वहां जाकर इस बात का पता लगाएं और लोगों को सावधान करें कि कोई भी वहां भूल कर भी एंटर ना करे। अब इस बात पे कई तरह के सवाल उठे कि वो पर्सन कौन था जिसे इनुनाकी के बारे में इतना सब पता था एंड उस लेटर में यूज स्क्रिप्चर्स ओल्ड जापानीज के क्यों थे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पर्सन इनुनाकी टनल से ही आया हो। ऐसा भी कहा जाता है कि ओल्ड टाइम्स में इनुनाकी विलेज में वो लोग रहा करते थे जिन्हें कम्युनिटीज अटैकर्स मानती थी और धीरे धीरे इनुनाकी कम्युनिटी के लोगों को विलेज के आउटस्कर्ट्स पे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद वो लोग इनुनाकी नाम के एक विलेज में साथ ही रहने लगे और धीरे धीरे वो लोग वायलेंट होते गए, जिसके बाद वो किसी भी अदर कम्युनिटी के पर्सन को अपने यहाँ एंटर नहीं करने देते थे। आज जिस जगह पर इनुनाकी को स्पॉट करने की कोशिश की जाती है वो दरअसल पानी के अंदर ही मिल सकता है क्योंकि उस स्पॉट पर एक डैम कंस्ट्रक्ट हो चुका है एंड अगर कभी यहाँ इनुनाकी रहा भी होगा तो वह पानी में सबमर्ज्ड है। अब इनुनाकी विलेज से जुड़े एक और किस्से के मुताबिक इनुनाकी ब्रिज के पास एक टेलीफोन बूथ है जिसपे हर रात ठीक 2 बजे इनुनाकी विलेज से एक कॉल आती है और जो भी इंसान उस कॉल को आंसर करता है उसके लिए इनुनाकी का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इस विलेज में जाने के बाद मौत निश्चित है और अगर फिर भी कोई जिंदा वहां से वापस आ जाए तो वो वहां से कर्स्ड होकर लौटता है। इस कर्स के कारण एक इंसान अपनी बॉडी और माइंड पर से काबू खो देता है एंड इन द एंड उसकी मौत हो जाती है। नाउ हाउलिंग विलेज मूवी में इनुनाकी को ऐसा विलेज बताया गया है जिसके लोगों पर काफी अत्याचार हुआ था और उन लोगों को जान से मार दिया गया था, लेकिन इन रियलिटी इनुनाकी के बारे में जो बिलीफ सबसे ज्यादा फेमस है वो ये है कि इनुनाकी विलेज के लोग दरअसल इविल एंटिटीज को वर्शिप करने लग गए थे और इसकी वजह से इनुनाकी की जमीन कर्स्ड हो गई।
वो लोग अपने ऊपर से काबू खो चुके थे और वो लोग अपने विलेज में किसी भी विजिटर के आने पर उसकी बलि दे दिया करते थे एंड कई किस्सों के मुताबिक तो वो उन्हें खाया भी करते थे। इन्हीं लोगों ने इनुनाकी टनल पे उन डेड बॉडीज को फेंक दिया था ताकि लोग इससे डर के इस विलेज में एंटर करने की कोशिश ना करें। बट लोग तब भी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से इस विलेज को खोजते रहते हैं और इनुनाकी टनल के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं। ना ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं, पर अब हम जानते हैं कि आखिर इनुनाकी टनल और इनुनाकी ब्रिज के बारे में रूमर्स कैसे फैलना स्टार्ट हुई। तो इसका सबसे क्लियर क्लैरिफिकेशन हमें 1988 में हुई एक घटना से मिलता है। दरअसल ईयर 1988 में फुकुची टाउन के एक लोकल गैंग के ग्रुप ने एक फैक्ट्री वर्कर को किडनैप कर लिया था और कुछ दिनों बाद उसका मर्डर कर दिया। अब वर्कर की डेड बॉडी को वो लोग इनुनाकी टनल के पास फेंक कर चले गए एंड क्योंकि इनुनाकी टनल एक रिमोट लोकेशन पर बेस्ड था तो ये जगह ऐसे कई गैंग्स के लिए डेड बॉडी डिस्पोजल का एक स्पॉट बन गया था। साल 2000 तक यहाँ काउंटलेस डेड बॉडीज को लगातार डिस्पोज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस टनल के एंट्रेंस को सील कर दिया। नाउ लोगों में जहां इस बात की खबर एक शॉक की तरफ फैली, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानने लग गए कि पुलिस उनसे कुछ छिपा रही है और इसीलिए उन्होंने इनुनाकी टनल को सील कर दिया है। अब हालांकि पुलिस ने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए इस टनल को सील किया था, पर फिर भी कुछ लोगों ने इससे जुड़ी अपनी अपनी थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी, जिसके बाद कई लोग इसका पता लगाने के लिए उस सील टनल के अंदर जाते रहे। नाउ इनुनाकी के एग्जिस्टेंस की जहां तक बात आती है तो इसके बारे में एक रैशनल एविडेंस यही है कि 1691 के आसपास इनुनाकी नाम का कोई विलेज रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, जो कि 1889 में अपने ही पास के एक विलेज योशिकावा के साथ मर्ज हो गया। अब यह 1955 में योशिकावा एक बार फिर मियाकावा से मर्ज हो गया और इसीलिए मैप्स में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मेरे जैसे लोग तो ये मानते हैं कि इनुनाकी विलेज के किस्से और कुछ नहीं बल्कि बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। वहीं दूसरी तरफ कई और लोग इसे टाइम पोर्टल और गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी से जोड़कर भी देखते हैं और इसका पता लगाने के लिए कई एक्सप्लोरर्स इस जगह को विजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेस और भी मशहूर हो गया है। जहां तक बात है इनुनाकी कर्स की, तो इसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि जिन लोगों की डेथ को इनुनाकी कर्स से कनेक्ट करके देखा जा रहा है वो कभी इनुनाकी टनल विजिट करने गए भी थे या नहीं। आई पर्सनली बिलीव कि जब तक इनुनाकी विलेज के साथ ये कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज एसोसिएटेड है तब तक इनुनाकी का लेजेंड लोगों के बीच ऐसे ही जिंदा रहेगा। आई ऑल्सो बिलीव कि विलेज और विलेजर्स के बारे में बोली जाने वाली कहानियां मनगढ़ंत है और रियलिटी में अभी ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सीरीज के ओपनिंग सीक्वेंस में हम एक चोटिल इंसान को देखते हैं जो कि किसी से तो बच के भाग रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग घेर लेते हैं जो कि अपने चेहरे पे कालिख और रेड डॉट लगाए होते हैं। इन लोगों के हाथ में भाला और कुल्हाड़ियां थी जिससे वो इस भाग रहे इंसान को मार डालते हैं। यहाँ से कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है जहां हम 5 दोस्तों को अपने कार में एक गांव की तरफ आते देखते हैं। ये पांचों शायद यहाँ वेकेशन में ट्रेकिंग करने आए थे और इनके नाम थे आरव, हितेश, विहान, रोशन और अवंतिका। गांव में ये लोग एक कॉटेज में रुकते हैं जो कि देखने में काफी पुराना था। अब इस पॉइंट पे हम एज ए व्यूअर कुछ चीजें नोटिस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोशन और अवंतिका कपल थे, लेकिन रोशन अवंतिका का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था, वहीं अवंतिका उसके हमेशा पीछे पीछे भागती थी। अब ये बात विहान को खटकती थी क्योंकि शायद विहान अवंतिका की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड था। नाउ हितेश हमेशा अपने गोप्रो में व्लॉगिंग करता रहता था और आरव को वो भाई भाई कहता था। खैर उस रात रोशन रात को पीकर बाहर हल्का होने जाता है जब उसे वहां कुछ लोग घेरने लग जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें हमने सीरीज के पहले सीन में देखा था और रोशन किसी तरह इनसे बच के अपने कमरे में आता है। यहाँ अवंतिका नोटिस कर लेती है कि रोशन थोड़ा परेशान दिख रहा है, लेकिन रोशन उसे कुछ नहीं बताता। तो अगली सुबह अवंतिका की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और रोशन उसका बिना थोड़ा सा भी ख्याल रखे बाहर निकल जाता है। ऐसे में विहान अवंतिका को दवा देता है, जिसके बाद चारों लड़के ट्रेकिंग पे निकलते हैं। जंगल की ओर जाते वक्त इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा इंसान दिखता है जो कि आसमान में कुछ तो देख रहा था और सडनली उस बूढ़े इंसान की आंख उजली हो जाती है। इसके बाद ये 4 लोग एक झरने की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में रोशन अपना लाइटर ढूंढने लगता है, लेकिन लाइटर उसकी जेब में नहीं था। ऐसे में वो बाकियों से दूर होकर जंगल में अपना लाइटर खोजता है और थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसने अपने शर्ट के पॉकेट में लाइटर रखा था। तो लाइटर मिलते ही वो बाकियों को खोजने लगता है, लेकिन अब तक वो जंगल में अकेला हो चुका था और भटक चुका था।
अब अपने दोस्तों को खोजते खोजते रोशन एक छोटे बच्चे को देखता है जो कि ठीक पहले सीन वाले लोगों की तरह अपने शक्ल पे कालिख लगाए हुए था। रोशन इस बच्चे से पूछता है कि क्या उसने 3 लड़कों को यहाँ आसपास देखा है, जिसके जवाब में ये बच्चा कुछ नहीं बोलता। लेकिन अचानक ही वो एक पत्थर से रोशन के सर पे मार देता है, जिससे रोशन लहूलुहान हो जाता है। ऐसे में रोशन इस बच्चे के पीछे भागने लगता है और थोड़ी दूर तक भागा भागी होती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ये बच्चा रुक गया है और बैकग्राउंड में हम रोशन का गला कटते हुए देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जंगल में एक स्पॉट पे वायर बंधा हुआ था और ये बच्चा तो वायर के नीचे से निकल गया, लेकिन भागते हुए रोशन इसमें फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी तरफ बाकी के लोग मस्त ट्रेकिंग वगैरह करके वापस भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कॉटेज में रोशन नहीं दिखता। ऐसे में ये तीनों बॉयज और अवंतिका रोशन को ढूंढने की सोचते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता लगता है कि उनकी गाड़ी भी गायब है। तो ये देखकर वो लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि रोशन में भी अपने पीने वगैरह का जुगाड़ करने गाड़ी लेकर गया होगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हमें इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में एक बार रोशन की गाड़ी से किसी इंसान की टक्कर हो गई थी, जिसमें वो इंसान मारा गया था। अब इस दुर्घटना की जिम्मेवार अवंतिका अपने आप को मानती थी, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त रोशन अवंतिका से फोन पे झगड़ा कर रहा था। तो ऐसे में अवंतिका को लगता था कि अगर वो फोन पे ना होती तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं भी होता। इस घटना के बाद आज तक अवंतिका को इसके नाइटमेयर्स आते थे। ये सुनकर विहान अवंतिका से कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रोशन की तो आदत है पी के गाड़ी चलाने की। ना हम आरव की भी एक कहानी जान पाते हैं, जहां पास्ट में वो अपने भाई के हॉस्पिटल में काम करता था। तो एक रात ऑपरेशन वार्ड में किसी पेशेंट को होश आ जाता है, जो कि दर्द से कराहने लगता है। ऐसे में आरव हड़बड़ा कर उसे गलत दवा दे दिया, जिससे उस पेशेंट की मौत हो गई थी। अब क्योंकि यह हॉस्पिटल आरव के भाई का था, तो इस दुर्घटना को दबा दिया गया, लेकिन आरव को यह चीज आज तक हॉन्ट करती है। बाय द टाइम हम इन कैरेक्टर्स की कहानी जान पाते हैं, पैरेलल में हम इस गांव के लोगों को किसी तरह का रिचुअल करते देखते हैं, जिसमें वो रोशन के खून का इस्तेमाल कर रहे थे। जी हाँ, इस रिचुअल को वही बूढ़ा इंसान आंखों पे पट्टी बांध के कर रहा था, जिसे ये 4 दोस्त मिले भी थे। वो था ना जिसकी आंख उजली हो गई थी, वह इंसान, और गाँव के बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन प्लॉट, वेल सभी लोग कॉटेज में ही थे, जहाँ हितेश बोर होने लगता है और वो जंगल में अकेले ही व्लॉगिंग करने चला जाता है। यहाँ एक पॉन्ड के पास उसे एक खूबसूरत गांव की लड़की दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने पे वो लड़की तो कहीं गायब हो जाती है, लेकिन गांव वाले हितेश को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो हितेश को कुल्हाड़ी से मारकर उसके खून का इस्तेमाल रिचुअल में करते हैं। दूसरी तरफ अवंतिका अपने फोन में नेटवर्क लाने के चक्कर में जंगल के अंदर चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो गांव वालों को हितेश के मृत शरीर के साथ रिचुअल करते देख लेती है। ऐसे में वो डर के भागती है और बाकियों को ढूंढने लगती है। ना कमिंग टू आरव, वो खुद अपने पास्ट की बातें सोचकर थोड़ा परेशान था और तभी गांव वाले आरव पे भी हमला कर देते हैं। वो किसी तरह एक बंदे से पानी में लड़ते हुए अपनी जान बचाकर भागता है और अब तक शाम भी हो चुकी थी। नाउ अवंतिका, जो कि बाकियों को ढूंढ रही थी, उसे विहान मिल जाता है, जिससे वो सब बताती है। विहान और अवंतिका यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले इन्हें घेर लिए थे। तभी अचानक सभी गांव वाले इनका रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे विहान अवंतिका के हाथ को जोर से पकड़ लिया था और उसका एक्सप्रेशन बदल चुका था। जी हाँ दोस्तों, वो अवंतिका को थप्पड़ मार के बेहोश कर देता है और जब अवंतिका को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाती है। इस पॉइंट पे हम विहान को भी गांव वालों की तरह कालिख लगाते देख पाते हैं, विच क्लियरली मेंट कि वो भी इस गांव से जुड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, विहान कहता है कि वो इसी गांव से है, जिसके बाद वो गांव की कहानी सुनाना शुरू करता है। तो आज से तकरीबन 40 साल पहले इस गांव में अकाली छा गई थी और कई लोग भूख प्यास से मर रहे थे। ऐसे में यहाँ एक तांत्रिक टाइप का बंदा आता है और वो इनके गांव की कंडीशंस को ठीक करने का वादा करता है, लेकिन उसके लिए गांव वालों को एक रिचुअल करना था, जिसमें 4 इंसान को मारकर उनका खून चढ़ाना था। ये एक कुप्रथा थी, जिसमें गांव वाले अनजाने में शैतान को पूजने लग गए थे और अब उन्हें हर 3 साल पे ऐसे ही 4 लोगों को मारकर उनके खून से कुप्रथा करना होगा। अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गांव वाले फिर से मरने लग जाएंगे। इनफैक्ट इवन इफ गांव वाले यहाँ से चले जाएं, फिर भी उनके ऊपर शाप रहेगा ही और वो जहां कहीं भी हो वहीं मारे जाएंगे। इसी वजह से विहान हर 3 साल पे 4 दोस्तों को यहाँ फंसा कर लाता है, ताकि उनके खून से कुप्रथा हो सके। अब इन बातों के दौरान आरव यहाँ पहुंच जाता है और वो विहान पे अटैक करके अवंतिका के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों को गांव वाले घेर लेते हैं और विहान इन्हें मार डालता है। यहाँ से कहानी फिर से 3 साल आगे जाती है, जहां हम विहान को किसी लड़की के साथ इसी गांव में आते देखते हैं, यानी कि वो नए लोगों को फंसाया है कुप्रथा के लिए। इनफैक्ट इस बार तो ये लड़की विहान की गर्लफ्रेंड लग रही थी। इसी के साथ सीरीज खत्म हो जाती।